हेलो दोस्तों, मैं तीशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग यूपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में पॉलिटी के 40 क्वेश्चन, साइंस टेक के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को इस टेस्ट पेपर के 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति की विनियामक शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति को विनियामक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर वहाँ पे सुशासन के लिए या उस केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति के लिए विनियमन बना सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियमन संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि इस केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जो भी विनियमन बनाया जाएगा, इसका प्रभाव भी वैसा ही रहेगा जैसे कि संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम होता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियमन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है। देखो, संसद ने मान लो कोई नियम बनाया या कोई अधिनियम बनाया, तो राष्ट्रपति और वो अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना है, तो राष्ट्रपति देखेगा कि वाकई ये अधिनियम उस केंद्र शासित प्रदेश में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर फिट नहीं बैठेगा तो उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ संशोधन कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति को होती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः नामित किया और दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69 यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अपने गठन से ही भारत निर्वाचन आयोग सदैव बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को ध्यान होगा, जब भी कभी भी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड दे, जैसे सदैव, सिर्फ, केवल, अनन्य, ये सब शब्द जो है एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। अक्सर जब भी ये स्टेटमेंट में दे देता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो, भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये एकल सदस्य, इसमें केवल एक ही सदस्य रहता था, एकल सदस्य निकाय के रूप में ये काम करता था और एकल सदस्य निकाय के रूप में काम किया 1950 से लेकर के 1989 यानी 1989 तक। ओके, ये केवल इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, ये केवल एक सदस्यीय निकाय था। लेकिन 1989 में आप लोग को ध्यान होगा कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए फिर इसमें 2 और सदस्य जोड़े गए थे 1989 में। ठीक है, 1950 से 1989 तक एकल सदस्य निकाय के रूप में काम किया। फिर 1989 में जो है 2 और सदस्य जोड़ दिए गए। ठीक है, फिर 1993 यानी 1993 में 2 और सदस्य जोड़ दिए गए। तो हम ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सदैव बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम करता रहा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बाद में 2 सदस्य 1989 में जुड़े, फिर बाद में 1993 में 2 और सदस्य जुड़ गए, तो यानी बहुसदस्यीय निकाय के रूप में अब काम करता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है?
नहीं, संसद द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे शर्तें मतलब इनसे संबंधित शर्तें, कार्यकाल, जो सेवा शर्तें हैं या कार्यकाल है, इनका कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ओके, तीसरा देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। संविधान में आप लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। पूछा हुआ है कि कितने निकाय भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित किए गए थे। कितने निकाय हैं जो भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित किए गए हैं? तो दोस्तों पहला है इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद। आप लोग को ध्यान होगा कि जीएसटी को जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान लाया गया था, 279A में स्थापित किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी परिषद की स्थापना जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इनके अधिकारियों की नियुक्ति जो है आर्टिकल अनुच्छेद 350 के तहत नियुक्त होते हैं। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इनकी नियुक्ति जो है 350 के तहत होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित हुआ है। तीसरा कह रहा है भारत का परिसीमन आयोग। देखो ये वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, न ही भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित हुआ है। ठीक है, दूसरा है भारत का विधि आयोग। देखो विधि आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, इसका भी स्थापना जो है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ है। तो चौथा भी नहीं होगा, केवल दो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की हेतु अहर होना चाहिए। देखो महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहर होना चाहिए, उच्च न्यायालय का नहीं। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा कह रहा है अच्छा, भारत के महान्यायाधीश से संबंधित प्रावधान आप बताइए कि किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि महान्यायाधीश का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कह रहा है कि महान्यायवादी का पारिश्रमिक संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो महान्यायवादी का पारिश्रमिक जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो तीसरा भी गलत हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने सही हैं। तो कोई भी सही नहीं है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्या आप प्रयागराज में रहते हो? कितने लोग हैं ऐसे एस्पिरेंट जो प्रयागराज में रहते हैं? जितने भी एस्पिरेंट प्रयागराज में रहते हैं क्लब द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? तो पहला ओपन मॉक टेस्ट होगा, पहला ओपन मॉक टेस्ट है। ये पहला ओपन मॉक टेस्ट कहाँ पे होगा? तो आजाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क, आप सभी जानते होंगे, या चंद्रशेखर पार्क, किसी भी नाम से आप बोलिए। आजाद पार्क के गेट नंबर 2 के पास आप लोग को आना है, गेट नंबर 2 के पास। ठीक है, आजाद पार्क के गेट नंबर 2 के पास आप आइए। यहाँ पे ओपन मॉक टेस्ट होगा, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पहला टेस्ट, इसमें आप शामिल होइए और हमारे पहला टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाइए। इसमें देखिए कि आपका कितना परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्योंकि पहला हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट किया है, 1499 रुपये में। लगभग 20 टेस्ट हैं, जिनमें से 14 या 16 लगभग 16 के करीब में जीएस के हैं और बाकी बचे हुए 6 टेस्ट जो है सी सेट के हैं। बाकी जो 4 टेस्ट पेपर हैं सी सेट के हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस, अगर प्रयागराज में रह रहे हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहला ओपन मॉक टेस्ट है, तो आप बेशक आप आइए, आराम से यहाँ पे टेस्ट दीजिए पार्क में, और उसके बाद जो है दूसरे टेस्ट से आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला ओपन मॉक टेस्ट है, बस आपको पहले ओपन मॉक टेस्ट में आप आइए, देखिए, एक्सपीरियंस फील करिए कि कैसा आपको लग रहा है टेस्ट पेपर ऑफलाइन ज्वाइन करके। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पे? कोई भी नहीं है।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद विमुक्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता है। तो बताइए कि क्या ये करेक्ट है? आंसर करिए आप लोग। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, पद मुक्त के होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता, यानी वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही वो किसी भी सरकार के अधीन कोई भी काम वो अपनी सर्विस नहीं दे सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद विमुक्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र होता है, तो नहीं होता है। दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य यदि निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे सदस्य की निर्हर घोषित कर दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, क्योंकि सदन का जो, अगर देखो ये प्रावधान है 10वीं अनुसूची में, क्या है कि अगर कोई सदस्य जो है किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है चुनाव के बाद, या फिर किसी भी पार्टी के नेता द्वारा निर्देश दिया जाता है सदस्यों को कि तुम्हें यहाँ पे वोट देना है, ये इनको वोट नहीं देना है, जो भी किसी भी मत को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर के, अगर वो उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है, वो वोट किसी और को दे देता है, तो ऐसे में भी निर्हर मान लिया जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत उसको निर्हर घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी ये निर्दलीय सदस्य के संदर्भ में है। तो निर्दलीय सदस्य यदि निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे उसकी सदस्यता को निर्हर घोषित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सदन का कोई मनोनीत सदस्य यदि सदन में अपनी सीट प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे सदस्यता से निर्हर घोषित किया जाएगा। देखो, सदन का कोई मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के अंदर ही किसी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब उसे निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन 6 माह के बाद अगर ज्वाइन करता है, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो फिर उसे उस मनोनीत सदस्य को निर्हर घोषित किया जा सकता है 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 6 माह के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता निर्भर घोषित हो जाता है। नहीं, 6 माह के अंदर नहीं, बल्कि 6 माह के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा तब उसकी सदस्यता निर्भर घोषित कर दी जाएगी। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था आपके, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले आप लोग बताइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार क्वेश्चन थोड़े बहुत ही बेसिक हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित कोई भी प्रश्न सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत ऐसे मामलों को निर्धारित करने के क्रम में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मूल रूप से इस कानून में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। निम्नलिखित मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया? क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि देखो, दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि निर्णय कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी लेता है। अंतिम निर्णय जो है पीठासीन अधिकारी के पास होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने अगर सारी चीजें अगर तय हो गई कि हाँ इस सदस्य ने जो है अपनी सदस्यता त्याग करके, यानी 6 माह के अंदर, मान लो कोई माननीय सदस्य 6 माह के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे निर्हर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और तभी लेता है जब कोई सदन का सदस्य इस बारे में यहाँ पे आकर के कंप्लेन करता है लोकसभा अध्यक्ष को, तब लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में निर्णय लेता है। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी क्या करता है? इसका निर्णय अंतिम होता है। और ये भी पहले ये प्रावधान था
कि इसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो संविधान न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर किसी को निर्भर घोषित कर दिया तो कर दिया, ऐसा प्रावधान था। इसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती है। तो बाद में जो है संविधान के किस प्रावधान मतलब किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि ये जो पीठासीन अधिकारी की जो असीमित शक्तियां हैं इस संदर्भ में, कि वो उसका निर्णय अंतिम होगा और उसकी न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है। तो ये निर्णय लाया गया था किस मामले के तहत, की हो तो हुलहन मामले के तहत। इसमें ये प्रावधान लाया गया, इसमें यानी इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया तुम्हारी ये जो असीमित अधिकार है ये असंवैधानिक है। ठीक है, न्यायालय जो है इस मामले में संज्ञान ले सकता है, इस मामले में जांच पड़ताल कर सकता है। अगर तुम किसी सदस्य को निर्भर घोषित कर रहे हो तो उसकी जांच होगी कि वाकई में वो निर्भर है या नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा के इस असीमित जो शक्तियां थी इसको सीमित किया गया इस संदर्भ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। देखो, एक होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और दूसरा होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इन दोनों अधिनियमों के बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है और कंफ्यूजन भी हो जाती है। ओके, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है ये चुनाव के पहले के जो कामकाज होते हैं, पूरी तैयारियां होती हैं, उसके संदर्भ में नियम बनाता है। ठीक है, मतलब उसके संदर्भ में नियम है इसमें। और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है वो चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान क्या क्या होना चाहिए उससे संबंध में नियम है उसमें। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है कौन कौन से, तो उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदान होना, एकाधिक निर्वाचन होना, निर्वाचन परिणाम और नामांकनों का प्रकाशन, निर्वाचन में समान प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव के दौरान किस तरह के नियम होने चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, ये बताता है चुनाव के दौरान। और जो लोक प्रतिनिधित्व नियम अधिनियम 1950 है, ये चुनाव के पहले की प्रक्रिया को बताता है कि निर्वाचन क्षेत्र कितने होने चाहिए, किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने कितने कौन कौन से क्षेत्र आने चाहिए, कितनी जनसंख्या किस निर्वाचन क्षेत्र में आनी चाहिए। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत बताया गया है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के दौरान चुनाव के दौरान क्या क्या होनी चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ये चारों आपका पांचों करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 371 ए दिया है, 371 जी दिया है और 371 एच दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो 371 ए में नागालैंड से संबंधित प्रावधान है, 371 जी में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर केवल एक हो जाएगा। पूछा था कितने युग्म सही सुमेलित है, तो केवल एक युग्म सही सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सदन के अध्यक्ष स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल संबंधी मामले का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, अभी जो पूछा था 10वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन, कि हमने आपको बताया कि अध्यक्ष स्वतः संज्ञान नहीं लेता है इस मामले में। जब तक कोई सदस्य शिकायत नहीं करेगा अध्यक्ष को जाकर के, कि बताएगा नहीं कि हाँ फलाना ने जो है दल बदल के आधार पर निर्भर घोषित करने वाला काम किया है, तो जब तक अध्यक्ष को नहीं बताया जाएगा ये बात किसी सदस्य द्वारा, तब तक अध्यक्ष स्वतः संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, तो दल बदल संबंधी मामले का पर्यवेक्षण स्वतः संज्ञान लेके नहीं कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दल बदल के संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय त्वरित और स्वचालित प्रभाव डालता है। तो देखो भाई, दल बदल के संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय त्वरित और स्वचालित प्रभाव नहीं डालता है, इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें जो जिसको निर्भर घोषित किया जाता है उसको भी टाइम दिया जाता है कि भाई वो अपने तरफ से कोई सफाई पेश करे या फिर माफी मांगे। कई सारी प्रक्रिया होती है, त्वरित और स्वचालित प्रभाव नहीं डालता है। यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए,
जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि डीपीसी के सदस्यों में से 4/5 को जिले में निर्वाचित जिला पंचायत और नगर पालिका सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि डीपीसी के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिसूचित क्षेत्र समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत गठित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से नामांकित होती है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र समिति कहाँ गठित किया जाता है? तो ये देखो, जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ औद्योगिकरण तेजी से होता है, जहाँ पर औद्योगिकरण तेजी से होता है, लेकिन अभी वो जो क्षेत्र है जहाँ पे ये औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, वो जो क्षेत्र है अभी पूरी तरीके से शहर में नहीं बदला है, या कहें तो नगर पालिका बनने की पात्रता पूरी नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। अब ये जो कह रहा है कि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत गठित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गठित किया जाता है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्य होते हैं, तो नहीं, पूरी तरीके से नामित एक निकाय है, यानी कि इसमें जो सभी सदस्य होंगे वो पूर्ण रूप से नामित होंगे, निर्वाचित नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखो, 103वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी शामिल किया गया। तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी को शामिल किया गया था। दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है एक समिति की सिफारिश के आधार पर। उस समिति में जो है एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 7 सदस्य नहीं बल्कि कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो दोस्तों, भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। इसके साथ ही इन्हीं आधारों पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग या विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा भी नहीं किया जा सकता है। बताइए कि ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 325 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, उपरोक्त में से कितने उपबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत शामिल है? बताइए। तो संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता हेतु अहर्ता एवं निरर्ता ये शामिल है। आम चुनाव की अधिसूचना ये भी इसमें शामिल है। चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र ये भी इसमें शामिल है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, कितने राज्यों को भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत विशेष उपबंध प्रदान किए गए हैं? भाग 21 के अंतर्गत विशेष उपबंध प्रदान किए गए हैं कितने राज्यों को? तो महाराष्ट्र को, गुजरात को और कर्नाटका को। ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश को नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शर्तों पर विचार कीजिए। लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में
4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना और किसी एक राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना। ये क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें कि कितनी शर्तें हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी किन किन दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी, इसके लिए क्या क्या चीजें मतलब शर्तें हैं कि अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है तो इसके क्या क्या मानदंड होते हैं, किस आधार पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो इसी के संदर्भ में ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना होगा और किसी एक राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कोई भी अपना दल बना लिया कुछ लोग मिल करके और कहें कि हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दो, ऐसे थोड़ी दर्जा दे दिया जाएगा राष्ट्रीय दल का। इसके लिए कुछ प्रावधान है, इसके लिए कुछ मानदंड है। क्या है कि भैया अगर कोई किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो आपको लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए मतों का, यानी 4 या अधिक उससे अधिक 4 से अधिक 4 मिनिमम 4 है, 4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना होगा। पहला तो ये कंडीशन है। और दूसरा है कि किसी एक राज्य से कम से कम 4 लोकसभा सीटें आपको जीतना होगा, तभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा के आम चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों के 2% पर जीत हासिल करना, जहां निर्वाचित उम्मीदवार जो है 4 अलग अलग राज्यों से, 4 अलग अलग नहीं 3 अलग अलग राज्यों से हो। ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ 4 अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही कि 4 राज्यों में उस दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तभी वो राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे प्राप्त होगा। तो तीसरा सही है। पूछा था कि कितने सही हैं, तो 2 सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्धि व्यक्ति को संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु किस निश्चित अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। तो किस निश्चित अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन, पहला कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग सरकार के परामर्श से डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु व्यक्तियों के विशिष्ट वर्गों को अधिसूचित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान हेतु अधिसूचित व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र में केवल डाक मत द्वारा ही मतदान कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ केवल देख करके स्टेटमेंट को गलत मत कर दीजिएगा, कहीं कहीं पे अपवाद भी हो जाता है। ठीक है, अब भाई अगर किसी व्यक्ति को अधिसूचित किया गया है कि ये जो व्यक्ति हैं मान लो 85 उम्र से यानी 85 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है उनकी और वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, तो डाक मत के माध्यम से वोट दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चुना गया है इस चीज़ के लिए कि हाँ ये जो है मान लो ए व्यक्ति है या रमुआ है, वो डाक मत के माध्यम से वोट देगा, तो ऐसे में वो व्यक्ति केवल डाक मत के माध्यम से ही मतदान कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो चला जाए डाक मत पत्र के माध्यम से इसको वोट देना और चला गया ये चलते फिरते हैं डंडा के सहारे लुढ़कते फुड़कते चला गया मतदान केंद्र पे वोट देने, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर अधिसूचित किया गया उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति डाक मत पत्र के माध्यम से वोट देगा तो केवल डाक मत पत्र के माध्यम से ही वोट दे सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। बताओ कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों अनुच्छेद 246 संसद को केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा क्या है। अच्छा, पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, चलो
तो पहला कथन कह रहा है रक्षा सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र के अधीन सैन्य या सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र के अधीन सैन्य या सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाना नहीं जा सकता है जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, केंद्रीय सूचना आयोग में केवल एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इनकी मैक्सिमम सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब 10 से अधिक नहीं होगी, मैक्सिमम सदस्य 10। दूसरा है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर गठित एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो, मुख्य सूचना आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही है। और एक समिति की सिफारिश पे, यानी कि एक समिति होगी जो चुनेगी कि किस सदस्य को मुख्य सूचना आयोग का सदस्य बनाना है। तो ये जो समिति होती है डिसाइड करती है। इस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है। आगे कह रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं होते हैं। इनकी जगह पे प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते इस समिति में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से आपका साइंस डे का क्वेश्चन शुरू होता है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एक्सोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए अणु के सिरों से क्रमिक रूप से न्यूक्लियोटाइड से अलग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि डीएनए अणु के सिरों से जो है एंडो एक्सोन्यूक्लियस द्वारा क्या होता है कि डीएनए अणु के सिरों से क्रमिक रूप से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए स्ट्रैंड के विशिष्ट स्थानों पर विशेष न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों को पहचान करके डीएनए को काटा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, पुनर्योजित डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत किसी बाहरी डीएनए खंड को ऐसे वेक्टर में प्रविष्ट कराया जाना शामिल है जो उसे उपयुक्त होस्ट के अंदर रेप्लिकेट होने में सक्षम बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक की सफलता डीएनए अणुओं को काटने, संयोजित करने और उनका प्रवर्धन करने में सक्षम जैविक उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, पादप जैव प्रौद्योगिकी के तहत किसी एक पादप कोशिका या एक्सप्लांट की वह क्षमता जिससे वह उपयुक्त पोषक माध्यम में स्टेराइल परिस्थितियों के अंतर्गत उगाए जाने पर एक पूर्ण पौधे में पुनः विकसित हो सके, निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? टोंटिपोटेंसी कहा जाता है। देखो दोस्तों, आप लोग ये सोचेंगे कि मैम डायरेक्ट आंसर बता दे रही हैं, तभी इन सभी टॉपिक्स के बारे में आरजी सर जो है स्पेशली क्लास लेंगे। जब विजन प्रीति 365 पढ़ाएंगे साइंस टी की, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो साइंस टी का क्वेश्चन है तो हर एक पॉइंट को मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ जाएगा, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिटेल में आरजी सर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आरजी सर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, शायद मैं उतनी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ या उतनी अच्छे से समझा ना पाऊँ साइंस टेक को। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बच रही हूँ। बस जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं तो एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे साइंस टेक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी साइंस टेक
आप ये सोचो कि थोड़ी बहुत जानकारी से आप साइंस टेक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको साइंस टेक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हर एक पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बहुत बेसिक से एडवांस तक आपको साइंस आनी चाहिए। ओके, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप लोग आरजी सर की क्लास कर लेना, ठीक है। आरजी सर ने 5th फाउंडेशन बैच में भी साइंस टे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप लोग अगर साइंस टे को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर डेमो क्लास देख करके हमारे क्लब IAS ऐप पर 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना। इसकी प्राइस है 1499 रुपये। 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, आप 3 साल तक इस वीडियोस को देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अर्जित प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मानव शरीर के पहली बार किसी रोगजनक के संपर्क में आने से उच्च तीव्रता की प्राथमिक प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। देखो, मानव शरीर की पहली बार किसी रोगजनक के संपर्क में आने से उच्च तीव्रता की नहीं बल्कि निम्न तीव्रता की प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडी में जो है एंटीबॉडी का बहुत ही कम उत्पादन होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उसी रोग जनक के पुनः संपर्क में, यानी अगर वही रोग जो है फिर से संपर्क में आता है या कहें तो वही रोग हमें फिर से होता है, तो ऐसे में हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो तेजी से वृद्धि करने लगती है, वो तीव्रता से प्रतिक्रिया करने लगती है। इसमें कह रहा है कि निम्न प्रतिक्रिया की द्वितीय प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है वह अवस्था जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर नहीं कर पाता और यह गलती से अपने ही शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों पर आक्रमण करने लगता है, जिससे ऊतक क्षति के साथ रोग उत्पन्न होता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है भूतुल्यकालिक कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की एक परिक्रमा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थित कोई उपग्रह प्रतिदिन एक ही समय पर आकाश में उसी स्थिति में वापस दिखाई देता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि सभी भूतुल्यकालिक कक्षाएं वृत्ताकार तथा पृथ्वी की विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है, तो ये गलत है। देखो, हमारी जो पृथ्वी जो चक्कर लगाता है, तो उसकी जो कक्षा है पृथ्वी की वो दीर्घकालिक कक्षा है। तो कक्षाएं जो होती है झुकी हुई या थोड़ी सी दीर्घवृत्ताकार हो सकती है। इस वजह से आप ये नहीं कह सकती कि सभी तुल्यकालिक जो कक्षाएं होती है वृत्ताकार या पृथ्वी की विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है, तो ये ऐसी स्थिति जरूरी नहीं कि हमेशा हो, ठीक है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन से सही सुमेलित हैं। प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर प्रणाली का उपयोग किया गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। द्वितीय चरण में फास्ट फीडर रिएक्टर प्रणाली का उपयोग किया जाता है, दूसरा भी सही है। तीसरे चरण में जो है थोरियम आधारित परमाणु प्रणाली प्रयोग की जाती है, तीनों सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं और इनमें कोई हानिकारक टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है वाहन में संग्रहित हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर का संचालन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग विधि है जिसमें दूरी मापने हेतु प्लस्ड रेजर लाइट का उपयोग किया जाता है और पृथ्वी की सतह के बारे में त्रिआयामी जानकारी प्राप्त होती है। देखो, ये जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रिमोट सेंसिंग विधि है। ये क्या करता है कि पृथ्वी की सतह के बारे में एक त्रिआयामी जानकारी देता है कि कहाँ मतलब ऊबड़ खाबड़ है, कहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, ये बताता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्लस लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत नहीं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है कि
डॉपलर्स लेजर लाइट का ही प्रयोग होता है। आगे कह रहा है कि बाथिमेट्रिक जो है लीडार द्वारा भूमि सतहों का मानचित्रण करने के क्रम में नियर इंफ्रारेड लेजर लाइट का उपयोग होता है। देखो, बाथिमेट्रिक लीडर द्वारा भूमि सतहों का मानचित्रण करने के क्रम में यहाँ पे ग्रीन लाइट का प्रयोग किया जाता है, न कि नियर इंफ्रारेड लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ग्रीन लाइट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। आगे कह रहा है कि जबकि टोपोग्राफी में लीडार द्वारा सागरीय अधःस्थल की गहराई मापने के क्रम में ग्रीन लाइट का उपयोग होता है। तो ग्रीन लाइट का उपयोग नहीं होता है, बल्कि नियर इंफ्रारेड लेजर लाइट का उपयोग होता है। देखो, ध्यान रखना, बाथिमेट्रिक में ग्रीन लाइट का प्रयोग होता है और टोपोग्राफिक में नियर इंफ्रारेड रेड लाइट का प्रयोग होता है। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है सॉलिड स्टेट बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है सॉलिड स्टेट बैटरियों में इलेक्ट्रोडों के बीच में सॉलिड स्टेट बैटरियों में इलेक्ट्रोडों के बीच सेपरेटर लेयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों में इलेक्ट्रोडों के बीच में एक सेपरेटर लेयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों की तुलना में पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियां अधिक सुरक्षित एवं अधिक ऊर्जा घनत्व वाली होने के साथ लंबी परिचालन अवधि होती है। देखो, स्टेट बैटरियों की तुलना में लिथियम बैटरियों के बारे में ये कह रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्टेट बैटरियां होती हैं वो लिथियम आयन बैटरियों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो सॉलिड स्टेट बैटरियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा अधिक सुरक्षित होती हैं, अधिक ऊर्जा घनत्व होती है और इनकी जो परिचालन अवधि होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। ये जो विशेषता दी हुई है ये कह रहा है कि लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में दी है, सॉलिड स्टेट बैटरियों के संदर्भ में नहीं, जो कि गलत है। ये जो विशेषता है वो सॉलिड स्टेट बैटरियों के संदर्भ में होनी चाहिए थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। मेलवेयर का प्रकार दिया हुआ है। ट्रोजन के संदर्भ में देखो करेक्ट होगा ये कि वेल सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा होता है ट्रोजन और सक्रिय होने के क्रम में उपयोगकर्ता के इंस्टॉलेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला सही सम्मिलित नहीं है। दूसरा कह रहा है वर्म, इसमें उपयोगकर्ता की भागीदारी के बिना नेटवर्कों पर प्रसारित होने के साथ स्वतः ही अपनी प्रतिकृति बनाता है। तो दूसरा भी गलत हो गया। ट्रोजन में क्या होता है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी अ, मतलब जब तक उसे खुद से सक्रिय नहीं करेगा तब तक ये ट्रोजन काम नहीं करता है। और ये क्या होता है, वर्म ये अपने आप ही सक्रिय रहता है। ठीक है, ये खुद को ही ये प्रसारित करता है नेटवर्कों पर। तो वर्म और ट्रोजन में यही अंतर है, दोनों गलत है। वायरस में क्या होता है, इसमें कह रहा है कि स्वयं को किसी भी होस्ट फाइल से संबद्ध किए बिना स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होता है। तो ये गलत है, होस्ट के संचालित करने पर ही ये सक्रिय होता है। तो यहाँ तीसरा भी गलत हो जाएगा। पूछा है कितने सही सम्मिलित हैं, तो कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला है ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कॉम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इससे अत्यधिक उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को कम आवृत्ति वाले संकेतों में रूपांतरित कर ऑप्टिकल आवृत्तियों का सटीक मापन संभव होता है, जिन्हें पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मापा जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कॉम्स के संदर्भ में पहला सही है। किसमें क्या होता है कि उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को कम आवृत्ति वाले संकेतों में रूपांतरित कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समान अंतराल पर अवस्थित आवृत्ति संकेतों के रूप में भूमिका निभाकर ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों को माइक्रोवेव आधारित घड़ियों से जोड़ने हेतु आवश्यक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक सतत तरंग लेजरों के समान ही प्रकाश की एक सतत तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करके संचालित होता है। तो देखो, ये एक सतत तरंग दैर्ध्य उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि एक असतत तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करता है। ये लगातार तरंग दैर्ध्य उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्वासर का सबसे उपयुक्त वर्णन है। क्वासर जो होता है अति विशाल ब्लैक होल से प्रेरित अत्यधिक प्रदीप्त गैलेक्टिक कोर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है।
तथा आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी नामक संरचनाओं में मुड़ी हुई होती हैं, जिससे सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम तथा आरएनए अणु होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको ध्यान होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितने क्लाउड सर्विस मॉडलों के प्रकार हैं। तो ये तीनों ही क्लाउड सर्विस मॉडलों के प्रकार हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तीनों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह मस्तिष्क और बाह्य उपकरण के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है तथा विचारों को क्रिया में बदलने के लिए मुख्यतः परिधीय तंत्रिकाओं और मांसपेशियों पर निर्भर होता है। तो बताइए कि क्या ये कथन सही है? हुँ? देखो, मस्तिष्क की गतिविधि से अप्रत्यक्ष रूप से संकेत प्राप्त किया जा सकता है इससे। लेकिन ये कह रहा है कि मस्तिष्क और बाह्य उपकरण के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है और विचारों को क्रिया में बदलने के लिए मुख्यतः परिधीय तंत्रिकाओं और मांसपेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो परिधीय तंत्रिकाओं और मांसपेशियों पर निर्भर नहीं होता है। ऐसा ये उपकरण होता है, ये सिस्टम होता है कि ब्रेन पर ही, स्कल पर ही कुछ आप लोग देखेंगे ऐसे कुछ चिपका चिपका सा रहता है ब्रेन के ऊपर, इसको लगाया जाता है। तो ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती है उसका एक ग्राफ तैयार करता है। उसी बेसिस पे जो भी मस्तिष्क में चल रहा था उस ग्राफ को अक्षरों में कन्वर्ट कर देता है। हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है उसको कंप्यूटर पे लिख देता है। जैसे ये मेनली यूज़ हो सकता है जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ये जो कोमा में चले जाते हैं या जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मोटर कार्यों को पुनः स्थापित करने के क्रम में इनका उपयोग प्रोस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है, जिससे न्यूरो मस्कुलर विकारों से ग्रसित व्यक्तियों को रोबोटिक भुजाओं, एक्सोस्केलेटन और ऑर्थोसिस को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स इंटरफेस पर विद्युत स्थैतिक आवेश के संचय के माध्यम से ऊर्जा संग्रहित होती है। इसमें बहुत उच्च पावर डेंसिटी एवं चार्ज डिस्चार्ज के तीव्र चक्र के साथ पारंपरिक बैटरियों की तुलना में काफ़ी अधिक परिचालन अवधि होती है। उपरोक्त विवरण किसके संबंध में दिया गया है? तो दोस्तों ये जो है सुपर कैपेसिटर के बारे में बताया जा रहा है। ये जो विशेषता है ये सुपर कैपेसिटर के बारे में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वियरेबल बायोसेंसर के तहत मिनिमली इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव शरीर द्रवों के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य मापदंडों की निरंतर या रियल टाइम निगरानी सक्षम होती है। देखो जैसे हम लोग को क्या है कि अपने बॉडी में अगर हमें या हमारी तबीयत खराब लग रही है तो हम जांच कराने जाते हैं, रक्त जांच कराते हैं कि हमें किस तरह की समस्या है, हमारे बॉडी में ब्लड कम है या ज़्यादा है, या फिर प्लेटलेट्स कम है या ज़्यादा है, या अन्य तरह की हमें जो बीमारियां हैं हम उसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारी जो पसीने होंगे या फिर लार या कहें तो अन्य बाहरी चीज़ों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि हमें शरीर में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि ब्लड टेस्ट ही कराना पड़े या फिर हमें इंजेक्शंस का यूज़ करना पड़े। तो यही है आपका वियरेबल बायोसेंसर। जैसे कि आप कोई घड़ी पहन लेते हो तो आपके रक्तचाप को मापता है वो, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है कि वियरेबल बायोसेंसर जैविक रूप से संवेदी तत्वों को ट्रांसड्यूसरों के साथ एकीकृत करते हैं जो मात्रात्मक विश्लेषण हेतु जैविक प्रक्रियाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन का आशय एक मानव से दूसरे मानव में कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण करना है। तो देखो जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि एक मानव नहीं, एक गैर मानव यानी कि किसी पशु के
कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण मानव में किया जाता है। एक मानव से दूसरे मानव नहीं, बल्कि एक गैर मानव से दूसरे मानव में कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन में। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन में ऐसी मानव कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को शामिल किया जा सकता है जिनका एक्स विवो अवस्था में जीवित गैर मानव पशु कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों के साथ संपर्क हुआ हो। तो दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेफिट परिवर्ती तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सेफिट परिवर्ती तारे ऐसे तारे होते हैं जिनकी चमक में तारे के अंदर होने वाली भौतिक परिवर्तनों के कारण नियमित और आवधिक परिवर्तन होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सेफिट परिवर्ती तारों में एक सुव्यवस्थित आवर्तकाल दीप्तिमानता संबंध देखा जाता है जिससे खगोलविद इनकी पूर्ण चमक निर्धारित कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सेफिट परिवर्ती तारों का उपयोग मुख्य रूप से सौर मंडल में शॉर्ट डिस्टेंस स्टेलर पैरालेक्स के मापन हेतु किया जाता है। तो ये गलत है। सेफिट परिवर्ती तारों का उपयोग जो है मुख्य रूप से सौर मंडल में निकटवर्ती आकाश गंगाओं की दूरी मापने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी सेफिट परिवर्ती तारों का उपयोग कहाँ किया जाएगा? आस पास की जो आकाश गंगा होंगी उन आकाश गंगाओं की दूरी को मापने के लिए किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट में बताना। 96 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप लोग को बताना है। अगला है डार्क एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का रहस्यमय कारण है और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% से 70% भाग है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि डार्क एनर्जी की खोज पहली बार 1990 के शुरुआती वर्षों में मिल्की वे के अंतर्गत आकाश गंगाओं के घूर्णन वक्र के मापन के माध्यम से की गई थी। तो डार्क एनर्जी की खोज पहली बार 1900 में नहीं, बल्कि 1990 की शुरुआत में की गई थी। तो यहाँ पे ये दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कितने रेडियोधर्मी क्षय के प्रकार हैं? तो ये चारों, नेगेट्रॉन उत्सर्जन, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, अल्फा कण उत्सर्जन, गामा कण उत्सर्जन, ये चारों के चारों जो है रेडियोधर्मी क्षय के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक द्वारा जल में प्रदूषकों को आकर्षित कर उनसे संयुक्त होने के साथ पर्यावरण में रसायनों का उत्सर्जन किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं 50 मिलीमीटर से कम होते हैं, 50 mm से कम होते हैं, इनको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये जो होते हैं जल में प्रदूषकों को आकर्षित कर उनके साथ संयुक्त होने के साथ पर्यावरण में रसायनों का उत्सर्जन किया जा सकता है, जिससे जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो माइक्रोप्लास्टिक्स को, जैसे कि इनको ये लगता है, जो छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं तो उनको ये लगता है कि वो उनका भोजन है, तो उनको वो खा लेते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे ये माइक्रोप्लास्टिक, आपको पता है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, ये डाइजेस्ट होता नहीं, उनके अंदर ये चीज़ें संचय होती जाती है। माइक्रोप्लास्टिक उनके अंदर क्या होता है, संयुक्त हो जाता है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक के तहत व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में प्रयुक्त माइक्रोबिट्स जैसे जानबूझकर निर्मित सूक्ष्म प्लास्टिक कण शामिल होते हैं। तो इसमें माइक्रोबिट्स भी शामिल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत। तो दोनों स्टेटमेंट सही। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित समाचारों में दिखाई देने वाला स्पार्टेम, नियोटेम, स्टीविया, एडवांटेम को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? देखो, ये स्पार्टेम, नियोटेम, स्टीविया और एडवांटेम, ये सभी क्या है, चीनी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाले उच्च प्रभाव वाले स्वीटनर होते हैं। जैसे लोग चीनी की जगह क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो मीठी होगी, स्वाद में मीठी होंगी, लेकिन इसकी कैलोरी 0 कैलोरी होगी। यानी कि इसका सेवन करने से लोगों का वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। तो शुगर फ्री, लोग कहते हैं ना शुगर फ्री खाइए, शुगर फ्री मीठा खाइए। तो यही है स्पार्टिम, नियोटिम, स्टेविया और एडवांटिम। तो चीनी के विकल्प के तौर पे लोग इसका यूज करते हैं। ये स्वाद में मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी 0 कैलोरी होती है। नॉर्मली चीनी में क्या होता है, इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, मीठा तो होता ही है लेकिन इसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो शुगर बढ़ने के चांसेस, फैट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है जो प्राकृतिक स्वीटनर होता है।
प्राकृतिक स्वीटनर या आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।